आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और हम मौजूद हैं डायमंड स्टेट समिट मध्य प्रदेश के इस खास मंच पर। बेहतर स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा और मजबूत जन सेवाएं किसी भी विकसित राज्य की पहचान होती है। हमारे बीच उपस्थित हैं अगले खास मेहमान मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी पर इसी पहचान को बनाने की बड़ी जिम्मेदारी है। विंध्य क्षेत्र से आने वाले राजेंद्र शुक्ला जी लंबे समय से प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था को देख रहे हैं, राजनीति का एक प्रभावशाली और अनुभवी चेहरा रहे हैं। स्वास्थ्य और जन कल्याण के क्षेत्र में राज्य की नई दिशा कैसी होगी और नई दिशा देने की जिम्मेदारी इन पर है। आज उनसे चर्चा होगी स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, क्षेत्रीय विकास और विकसित मध्य प्रदेश के सामाजिक विजन पर भी बात होगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी का। उनसे बात करेंगे न्यूज 18 इंडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ सिन्हा जी। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी परिचय के मोहताज तो नहीं है। 20 साल से 24 साल हो गए मंत्री बने हुए। 2004 की बात है ना, जब वन मंत्री बने थे आप। कभी नहीं भी रहे। चलो वो दौर चला गया, अब वो दौर नहीं आएगा। स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया में सर। बहुत धन्यवाद आपको। अंजन जी, पहला सवाल, आपको विजनरी बोला जाता है और एक आपके विजन के हिसाब से वो ऊर्जा मंत्री थे, सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगवा दिया एशिया का। जब वन मंत्री बने तो आपने कहा यहाँ व्हाइट टाइगर लाना, आपने मुकुंदपुर सैंक्चुरी में व्हाइट टाइगर ले आए। क्या, कहाँ से विजनरी, ये सपना कैसे आता है आपको, पूरा कैसे कर पाते हैं इतनी टफ चीजों को जो आजकल एक एक प्रोग्राम बनता है, इंप्लीमेंट करने में इतनी दिक्कत होती है, तो ये विजनरी उसको इंप्लीमेंट कैसे करता है? देखिए, सरकार जब हम लोग बनाते हैं तो बहुत से वायदे लोगों से करते हैं और छात्र जीवन से ही दूसरों को भी चुनाव लड़ते हुए हम लोगों ने देखा है और मंच पे घोषणाएं करते हुए देखा है कि आप हमको चुनाव जिताइए तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और जब जनता ने मौका दिया, पार्टी ने मंत्री बनाया, तो आप सही कह रहे हैं कि व्हाइट टाइगर सफारी जो रीवा में बना, हम लोग छात्र जीवन से सुनते थे कि हमारा सफ़ेद शेर सारी दुनिया में है और हमारे यहाँ नहीं है, जहाँ वो सबसे पहले पाया गया 1951 में। तो सहयोग से जब मैं वन मंत्री बना और सारे अधिकारी मुझसे मिलने आए तो मैंने उनसे कहा कि ऊपर वाले ने मुझे वन मंत्री इसलिए बनाया है कि रीवा की पहचान, जिसे प्राइड ऑफ रीवा कहा जाता है, हमारा सफ़ेद शेर के वंशज अमेरिका के ज़ू में है, लंदन के ज़ू में है, देश के कई ज़ू के में रीवा के हैं और हमारे यहाँ नहीं है। ये लोगों को बड़ी पीड़ा होती है। हमारे यहाँ अखबारों में कोई भी डिग्नेटरीज आते हैं तो सफ़ेद शेरों की धरती पर आपका स्वागत है, ये अखबारों में छपता है, लेकिन हम लोग डरते रहते हैं कि कोई पूछे ना कि सफ़ेद शेर है कहाँ। तो इसलिए जब मैं वन मंत्री बना तो जैसा आपका सवाल था कि हमने कहा कि इस काम को करना है। अड़चनें तो बहुत थी, 12 परमिशंस लगती हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो एम्पावर्ड कमेटी है वहाँ तक ये मैटर जाता है, तो उस 12 परमिशंस को कराना कोई बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन जहाँ पे चाह होती है वहाँ पे राह को निकलना पड़ता है। इसी प्रकार से रीवा में सोलर प्लांट जब लगा तो आपको ध्यान होगा कि कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में दुनिया के सभी नेताओं का, राष्ट्राध्यक्षों का, और ये तय रेजोल्यूशन पास हुआ था कि क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट और ये तमाम तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए हमें फॉसिल फ्यूल पर आधारित पावर प्लांटों को अब कम करना चाहिए और सोलर प्लांट लगाना चाहिए। तो मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी है कि सबसे बड़ा कदम भारत और मध्य प्रदेश ने उठाया उस रेजोल्यूशन के बाद, और रीवा में सोलर प्लांट लगाने की योजना हम लोगों ने बनाई और उस समय वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट था, 750 मेगावाट।
कैलिफोर्निया में 550 मेगावाट था, ये 750 मेगावाट था। अब तो इससे भी बड़े पावर प्लांट लग चुके हैं सोलर के, लेकिन उस समय जब हम लोगों ने शुरू किया था तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट था। तो अब हम लोग उसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट नहीं कहते, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड कहते हैं, क्योंकि अब और भी बहुत सारे आ गए। तो लोगों की अपेक्षाएं बहुत हैं, और उस अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए यदि लोगों ने आपको मौका दिया है, तो चाहे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में जो काम हो रहे हैं इंफ्रा में, वो अभूतपूर्व हैं। ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जिसके बारे में लोगों ने डिमांड भी नहीं की थी, वो काम हो रहे हैं। जल जीवन मिशन में गांव-गांव में फिल्टर्ड पानी देने के लिए हजारों करोड़ की योजना एक एक ज़िले में है। हम लोगों ने वो दौर देखा है जब सरकारें कह देती थी कि ये काम तो ज़रूरी है लेकिन हमारे पास फंड नहीं है। देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हुई है उसका ये परिणाम है कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के किसी विकसित राष्ट्र से बेहतर हो रहा है। तो पॉलिटिकल विल बहुत ज़रूरी है लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकारों के पास। तो वो विल तो आपने दिखाया, आपने जो मिशन देखा, सपना देखा, उसको पूरा किया। अभी जेनजी के बड़े सपने हैं, आप जेनजी को देख रहे हो। मध्य प्रदेश शायद उन अकेले इक्का दुक्का राज्यों में रहा जहां पे हंगामा खड़ा नहीं हुआ, जहां मुझे लग रहा है जेनजी भी काफी शांत है आप लोगों की तरह, अपने एम्बिशन देख रहा है। क्या कारण रहा? क्या आप लोग जेनजी की अपेक्षाओं पे खरे उतरे हो यहाँ पर? देखिए, जो भी काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है वो आने वाली पीढ़ी के लिए हो रहा है। यदि 2047 में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना है तो उस विकसित भारत के फल का रस तो आने वाली पीढ़ी को ही उसको मिलना है। लेकिन उसके बावजूद यदि इस प्रकार से भ्रम की स्थिति पैदा होती है तो उनको बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत प्रेम से समझाने की आवश्यकता है। अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने खुद ही वीडियो जारी करके ये कहा कि बच्चे हमारे हैं, यदि किसी प्रकार का भ्रम है तो उन्होंने क्या बोला है ये हमारे लिए बहुत कठिन नहीं है कि हम उनके ऊपर कोई कार्रवाई करें। वो हमारे बच्चे हैं, लेकिन वो इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि जो कुछ भी वो कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। तो लेकिन जो अमर्यादित आचरण हुआ था उससे आप भी काफी आहत थे, आपके कुछ बयान हम लोगों ने सुने थे। स्वाभाविक है, लोकतंत्र में अपनी बातों को ऊपर तक पहुंचाने के लिए आंदोलन बहुत ज़रूरी है। लेकिन भाषा की यदि मर्यादा नहीं रहेगी तो फिर एक सवाल खड़ा होता है कि आने वाली पीढ़ी शिक्षित होने के साथ साथ संस्कारित भी है कि नहीं है। शिक्षा के साथ संस्कार बहुत ज़रूरी है। तो जो इस प्रकार की भाषा हुई है वो पूरे जनजी के लिए नहीं है, लेकिन उनके बीच में कुछ लोग ऐसे हैं यदि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी गलत रास्ते पे जा रही है। तो उसको सही रास्ते पे लाने के लिए हम सबको सिर्फ विकास ही विकास नहीं करना है, हमें उनको संभाल के भी रखना है। रंजन जी, इस घटना के बाद एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, धर्मेंद्र प्रधान जी का। दतिया में और बांकीपुर में बीजेपी हार गई, जो बड़ी प्रेस्टिजियस सीट मानी जा रही थी उपचुनाव में। कहीं आपको लग रहा है कि हार के कारण ये युवाओं का गुस्सा था, या कारणों पर मंथन करेगी पार्टी आगे? देखिए, गुजरात में तो हम 30,000 से ज़्यादा वोटों से जीते हैं। युवा तो पूरे देश में है। अभी कुछ दिन पहले हमने वेस्ट बंगाल जीत लिया, जो कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। हमारा सपना था वेस्ट बंगाल को जीतना, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो जनसंघ के संस्थापक थे वो वहीं के थे। तो देश की जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, समझ रही है कि देश के भविष्य को जो बहुत ही कठिन परिस्थितियों से देश को ऊपर लाने कर और एक बड़े मिशन की ओर देश को ले जाने का काम हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा मोदी जी के नेतृत्व के साथ और कोई दूसरा कर नहीं सकता है। इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में सफलता मिलती जा रही है। बाई इलेक्शन में कभी कभी कुछ ऐसे समीकरण होते हैं, चुनाव में जीतने के लिए समीकरण होते हैं, उसके कारण 3 में से 2 चुनाव हम नहीं जीत पाए। एक चुनाव 30,000 से वोटों से ज़्यादा से जीते हैं, ये तो बहुत मार्जिनली हमारे हाथ से गया है।
तो इसको उस तरीके से लेना नहीं चाहिए। विधानसभा में मध्य प्रदेश में जब हम लगातार चुनाव जीतते रहे हैं पिछले 20 वर्षों में, तो बीच में आने वाले कई उपचुनाव हम हारते भी रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि जनता का भरोसा कम हो रहा है। मतलब एक सबक लेने वाला चैप्टर है ये। वो हम लोग करते हैं, समीक्षा करेंगे कहाँ कमी रह गई और उस कमी को सुधारेंगे, तो उससे फायदा मिलता है। अब हम लोग वापस आपके स्वास्थ्य विभाग पर आते हैं। राजनीति की बातें हो गई। राजेंद्र भाई, स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा आपके पास है। सेवाओं को बेहतर बनाना आपकी सरकार बनाने के लिए आपकी सरकार की प्राथमिकता क्या है, एक सवाल। और आने वाले जो 2 साल बचे हैं उसमें आपका मेन लक्ष्य क्या रहेगा, किस चीज को आपको दुरुस्त करना चाहेंगे? देखिए, स्वास्थ्य विभाग में इन 2.5 वर्षों में जो हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से लगभग 40,000 पदों की स्वीकृति हमारी सरकार ने किया। उसकी हम भर्तियां कर रहे हैं। मेडिकल ऑफिसर और विशेषज्ञ पर्याप्त मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच जाएं। जो कमी है, गैप एनालिसिस की गई है और उसके परिणाम भी हमको मिलना शुरू हो गए हैं। MMR जो 173 था वो 135 में पहुंच गया। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो 47 पे था वो भी 35 में पहुंच गया है। और हम नेशनल स्टैंडर्ड की ओर, नेशनल एवरेज जो है उसकी ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारे 2003 के पहले के मेडिकल कॉलेजेस थे उसको और एम्स के तर्ज में मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के रूप में हम उसको डेवलप कर सकें। इसके लिए हर मेडिकल कॉलेज में लगभग 500 करोड़ से लेके 1000 करोड़ उसके पूरा कायाकल्प के लिए, उसमें कैंसर का भी ब्लॉक हो, वहाँ पर सुपर स्पेशलिटी की सारी फैसिलिटीज़ हों, उसके लिए आवश्यक पद मंजूर हो जाएं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के सेंटर हमारे बन जाएं, किडनी के और हार्ट के और तमाम तरह के इलाज वहाँ पर हो सकें। इन सब चीज़ों के लिए तेज़ी के साथ निर्णय लिए गए हैं और उसके आने वाले दिनों में अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। हमारा लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश के संभागीय मुख्यालय जो हैं वहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट ऐसे डेवलप हो जाएं कि किसी को बाहर, मध्य प्रदेश के बाहर रेफ़र होकर जाना ना पड़े। एक तो ये काम हुआ है। दूसरा, एयर एम्बुलेंस जैसी सुविधा शुरू हुई है। मुख्यमंत्री जी ने विशेष उसमें रुचि लेकर, तो आज आपको सुन के ये प्रसन्नता होगी कि रूरल एरिया में, ग्रामीण कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो जो आयुष्मान कार्डधारी हैं, पहले तो हम लोगों ने सुना था कि सिर्फ बड़े लोग प्लेन बुला के एयरलिफ्ट होते हैं, अब तो आयुष्मान कार्डधारी गरीब लोग एयरलिफ्ट हो रहे हैं और वो भोपाल के अस्पताल में या दिल्ली के हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं और आयुष्मान कार्ड उनके पास है तो उनका वहाँ पर इलाज भी हो रहा है। तो इस प्रकार के नवाचार भी और आने वाले 50 वर्षों को ध्यान में रख के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और ह्यूमन रिसोर्स को भी, इन सब चीज़ों में काम हो रहा है। आयुष्मान भारत की आपने बात की, कार्ड तो आप बना रहे हैं, गरीब जनता ऐसे स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले रही है। आजकल डिजिटल हेल्थ का भी जमाना बहुत ज़्यादा चल रहा है राजेंद्र भाई, और सबसे बड़ी बात है आप लोगों ने मध्य प्रदेश में डिजिटल हेल्थ कार्ड बनवाए। क्या इसको आगे बढ़ाकर पूरे देश में रोल मॉडल बनाएंगे मध्य प्रदेश को आप लोग? क्या प्लानिंग क्या है आपकी? उसमें जो आभा आईडी सभी लोगों की बन जाए, ये प्रयास हो रहा है। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM वो सभी अस्पतालों में पूरी तरीके से उस पर काम होना शुरू हो जाए, ये प्रयास हमारे चल रहे हैं। अब समय की थोड़ी कमी हो रही है राजेंद्र भाई, और लेकिन जाते जाते एक सवाल, पहले मैंने शुरुआत की थी, आपको बताया, आपको आपके पार्टी के लोग, जनता विजनरी बोलती है। विंध्य आपका इलाका है, रीवा आपका इलाका है, आपने वहां के लिए काफी कुछ किया, उसके लिए बड़े सपने देखे हैं, अब एयरपोर्ट भी खुलने जा रहा है। क्या क्या सपना देखा है विंध्य के लिए आपने आने वाले दिनों में? देखिए, विंध्य क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं रही हैं शुरू से, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है वहाँ के शानदार 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन की सड़कें बन के तैयार हो गई हैं, सिंचाई की नहरों का जाल बिछ गया है और एयरपोर्ट, आपने बोला एयरपोर्ट बन गया है और लगातार वहाँ पर फ्लाइटें बढ़ रही हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि वहाँ पर पोटेंशियल था। और अभी 9 तारीख को मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय उड्डयन मंत्री भोपाल से रीवा की एक नई फ्लाइट और शुरू कर रहे हैं, जो रीवा जाएगी, रीवा से कोलकाता जाएगी। तो पूरा विंध्य क्षेत्र को
रीवा से इंदौर, रीवा से दिल्ली, रीवा से रायपुर फ्लाइटें ऑलरेडी चल रही हैं। अब भोपाल और कोलकाता शुरू होने वाली है। तो इतने कम 5-6 महीने के समय में 35,000 से ज़्यादा लोगों ने यात्रा भी कर ली है। तो आप ये समझ सकते हैं कि चाहे रेलवे कनेक्टिविटी हो, चाहे हाईवे हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, ये निवेश लाता है, ये टूरिज़्म लाता है, ये मेडिकल फैसिलिटीज़ को बेहतर करता है और वहाँ की इकोनॉमी उससे ऊपर जाती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ने लगती है, उससे गरीबी बेरोजगारी भी दूर होती है। तो एक विज़न के साथ और एक मिशन के साथ मध्य प्रदेश को बेहतर राज्य बने देश में और विंध्य क्षेत्र सबसे बेहतर इलाका बने पूरे देश में, ये हमारा लक्ष्य है। चलो शुक्ला जी, आपको शुभकामनाएं आपके मिशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 इंडिया में आने के लिए। शुक्रिया राजेंद्र शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ सिन्हा जी। तो न्यूज़ 18 डायमंड स्टेट समिट का ये सिलसिला सवाल जवाब का लगातार जारी है।